गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं, रिलेशन फंक्शन। अब रिलेशन फंक्शन से पहले मैं आपको ऑर्डर्ड पेयर बताना चाहूंगा। ऑर्डर्ड पेयर आपका रिप्रेजेंट होता है a, b से। ठीक है, मैं ये वहां पे a मानकर चलता हूं। मान लो a बिलोंग करता है सेट a से और b बिलोंग करता है सेट b से। ठीक है, अगर मैं a और b के बीच में कोई एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता हूं, सेट a और b के बीच में कोई एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता हूं, तो वो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसी चीज के लिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं। ये मेरे पास रिलेशन के बारे में हो गया। दूसरी चीज, अब आपको ऑर्डर्ड पेयर के बारे में ये पता है कि a, b मेरे पास b, a के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, a, b मेरे पास b, a के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट आपके पास ये ध्यान रखने वाला है, अगर a, b मैं ये कहता हूं c, d के इक्वल है, तो मैं यहां से एक रिलेशन ये कह सकता हूं कि a मेरा c के इक्वल होगा और b मेरे पास d के इक्वल होगा। ये डेफिनेट है। ये मेरे पास क्या है? डेफिनेट है। तो ये तो कुछ हमने चीजें देखी जो ऑर्डर्ड पेयर के लिए। अब ये ऑर्डर्ड पेयर बनता ही कैसे था? कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनता था स्टूडेंट्स। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा, जो मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आती है, पहली बात तो वो समझते हैं क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट जनरली क्या होती है। मान लो एक सेट है A, उसकी अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं सेट B के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेट A मैंने लिया 1, 2, सेट B मैंने लिया आपके पास A क्रॉस B या A, B। तो मेरे पास A क्रॉस B क्या होगा वो समझते हैं। A क्रॉस B मेरे पास स्टूडेंट्स, पहली बात तो इस तरह से लिखा जाता है, ये रिप्रेजेंटेशन है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब हर एक एलिमेंट का किसी दूसरे सेट के साथ प्रोडक्ट या पेयर बनाना। जैसे इस 1 का मैं पेयर कैसे बना सकता हूँ? 1, A भी बना सकता हूँ। 1 का मैं रिलेशन B के साथ भी बना सकता हूँ। सिमिलरली 2, A भी बना सकता हूँ और 2, B भी बना सकता हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप ये नहीं कर सकते A, 1, A, 2। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप A से B की तरफ जा रहे हैं, आप B से A की तरफ नहीं जा रहे। ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स। अब दूसरी चीज, तो अगर मेरे पास A इक्वल्स टू B होगा, कब होगा? अगर A इक्वल्स टू B, तो दोनों सेट ही मेरे इक्वल होते। मैं इक्वल की बात कर रहा हूं, मैं इक्विवेलेंट सेट्स की बात नहीं कर रहा। तो ही मेरे पास क्या होगा? A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल होगा, अदरवाइज मेरे पास वो इक्वल नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। यहां तक तो मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ गई। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की ही एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो ये कहता है A क्रॉस B इज इक्वल्स टू फाई। फाई मतलब नल, नल मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है उसकी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। उसकी क्रॉस प्रोडक्ट में कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। वो कब हो सकता है? कब? या तो A के अंदर कोई भी वैल्यू ना हो, या फिर B के अंदर कोई भी वैल्यू ना हो, या A एंड B दोनों में ही मेरे पास क्या हो? कोई भी वैल्यू अवेलेबल ना हो। मतलब A भी मेरे पास क्या हो? फाई के इक्वल, और B भी मेरे पास क्या हो? फाई के इक्वल। तभी मैं ये कह सकता हूं कि दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट मेरे पास क्या होगी? फाई के इक्वल होगी। यानी कि उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो नल होगा, कोई भी उसके अंदर वैल्यू नहीं आएगी। ये मैंने कुछ आपको बेसिक आइडिया बताया कि मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं। फिर आगे जो आपका टॉपिक आता है वो है रिलेशन, जो बेसिक रिलेशन। रिलेशनशिप का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट्स, की एक संबंध इस्टेब्लिश करना, कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करना किन्हीं भी दो चीजों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा
अंकित, एक कोई भी नाम मान लिया मैंने, और एक मैंने यहां पे मान लिया मिस्टर एमएल। ठीक है, तो मैंने ये कहा अंकित इज ए सन ऑफ एमएल गुप्ता, यानी कि जो रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है अंकित से एमएल गुप्ता की तरफ, वो क्या हो रहा है कि अंकित एमएल गुप्ता का सन है। ठीक है, अब आपको यहां से ये भी चीज क्लियर हो गई जो मैं पहले बता रहा था कि इधर से जो ट्रू हो रहा है वो जरूरी नहीं है कि मैं उसका रिवर्स करूंगा तो भी ट्रू होगा। वाई, दोनों अलग है ना। अगर मैं उधर से पढ़ना चाहूंगा तो मुझे यही लिखना पड़ेगा एमएल गुप्ता इज ए फादर ऑफ अंकित। दोनों का रिलेशन क्या हो गया, अलग हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये तो मेरे पास आ गई सिंपली रिलेशन की बात, जो मैं थियोरेटिकल रिलेशन अब पढ़ सकते हैं। एक्चुअली में रिलेशन क्या है, रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। मैंने ये कहा एक सेट है ए, जो कि अंदर हमारे पास एक एलिमेंट है ए, स्मॉल है, एक स्मॉल एलिमेंट है बी, जो मेरे पास क्या है, कैपिटल बी नाम के सेट के अंदर है। अगर मैं कहता हूं ए का रिलेशन है बी के साथ, ए आर बी, यानी कि ए का रिलेशन है बी के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये रिलेशन है ये एक सबसेट है, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं जो आपके पास रिलेशन है वो एक सबसेट होता है किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का। तो इसका मतलब मेरे पास यहां से एक रूल निकल कर आया, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन सेट्स। तो यानी कि वो एक उसका सबसेट हो गया। तो इसका मतलब सर क्या मैं ये भी लिख सकता हूं रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? हाँ, क्योंकि मैंने आपको आप पढ़ चुकी हो 11th क्लास में, ये साइन होता है सबसेट का। ठीक है, यहां तक हमको ये चीजें क्लियर हो गई कि बेसिकली रिलेशन है क्या। फिर हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, जब हमने रिलेशन देखा कि डोमेन एंड रेंज के बारे में। अब डोमेन एंड रेंज वो देखते हैं क्या होता है। मान लो मैंने ये कहा एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स है 3, 4। तो आपके पास ए बी यानी कि ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो सकता है 1, 3, एक हो सकता है 1, 4, एक हो सकता है 2, 3, एक हो सकता है 2, 4। यही सारे के सारे सबसेट्स बनेंगे मेरे पास ए क्रॉस बी के। तो मेरे पास जो डोमेन होता है, डोमेन होता है पहला एलिमेंट किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर, डोमेन। ये आपको पता है पूरे का पूरा क्या था, ये पूरे का पूरा आपके पास था ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर? अब वो ऑर्डर्ड पेयर है, उस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो रेंज होता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स मैं यहां से ये भी समझ सकता हूं कि जिस सेट से मेरे पास रिलेशन निकलता है, जैसे कि मैंने कहा अंकित इज द सन, अंकित यानी कि जो सब्जेक्ट आता है, जो सब्जेक्ट होता है वो मेरे पास डोमेन होगा, और जो प्रेडिकेट यानी कि जहां पे जाके रिलेशन खत्म होता है, जिसके साथ बताया जा रहा है, वो मेरे पास क्या होगा, रेंज होगा। ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, फिर हमने डोमेन देख लिया, रेंज देख लिया। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन की अगर मैं बात करता हूं, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस आते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला टाइप आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि सेट एक ही है मेरे पास। मान लिया मेरे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स मान लिए मैंने कहा 1 और 2, ये सेट। अगर मैं ए क्रॉस ए ही करता हूं, यानी कि मैंने ये कहा कि मान लो एक एलिमेंट है ए,
जो बिलोंग करता है इस सेट से, ठीक है, जो बिलोंग करता है इस सेट से। तो कंडीशन क्या कहती है रिलेशन की, कहता है रिलेशन स्टैब्लिश होगा ए आर ए, मतलब ए का रिलेशन ए के साथ ही स्टैब्लिश होगा। अब ये कब हो सकता है स्टूडेंट्स, जब मेरे पास ए का क्रॉस प्रोडक्ट मैं ए के साथ ही करूं। जब मैं ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ ही करूं तो मुझे यहां से एक चीज पता चल गई कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे ए के साथ ही करना होगा। अब वहां पर भी एक कंडीशन ये कहता है कि आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए वो ए कोमा ए ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी और ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए। वो क्या कहता है, ऑर्डर्ड पेयर मेरा सिर्फ ए कोमा ए ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब सर, अगर मान लो मैं ए क्रॉस ए करता हूं तो आपके पास सेट कैसे बनेंगे। मान लो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपने दोबारा से ए लिखा 1,2, तो क्या होगा, एक तो बन सकता है 1,1, एक बनेगा 1,2, एक बनेगा 2,1 और एक बनेगा 2,2। आपको ये पता है कि 4 इस तरह से मेरे पास क्या हो सकते हैं, पेयर बन सकते हैं, ऑर्डर पेयर। लेकिन अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि वो कंडीशन कहता है ए से ए की तरफ ही जाना चाहिए, या तो ए से ए की तरफ लाए, लेकिन साथ में कहता है ए क्रॉस ए ही होना चाहिए, कोई और दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि मिरर इमेज बनना चाहिए, ये जरूरी है। ओनली मिरर इमेज विल बी कंसीडर्ड। अगर मिरर इमेज नहीं है तो और कुछ कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि इसके अंदर आपके पास एक तो आ गया 1,2, एक आ गया 2,1, which are not forming mirror image, not forming mirror image। ये कोई भी आपके पास मिरर इमेज नहीं बनती। अगर ये मिरर इमेज नहीं बनती इसका मतलब ये मेरे पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्लियर? तो आइडेंटिटी रिलेशन मेरे पास खाली क्या होता, अगर मैं ये मान लेता 1,1 और 2,2, ये मेरे पास क्या होता, आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों? सिर्फ अपने आप की रेप्लिका आ रही है, इसके अलावा कुछ और नहीं आ रहा। लेकिन आपको ये पता है ये मेरे पास क्या हो गया, एक सबसेट हो गया किसका, इस पूरे सेट का 1,1, 1,2, 2,1, 2,2। इसीलिए तो क्या कहा गया था, ये तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये उसका सबसेट है। एक सबसेट होना चाहिए कोई भी रिलेशन किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्लियर स्टूडेंट्स? ये मेरे पास हो गया था आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर? फिर मेरे पास आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, अब वो देखते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट आप आती है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब जिसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएं, कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर उसके पास ना रुके। मान लो मैंने कहा एक ए सेट है 1,2 एलिमेंट्स के साथ, एक बी मेरे पास सेट है a, b के साथ। तो अगर मैं इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं a क्रॉस b, अगर मैं इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं a क्रॉस b, तो L के एलिमेंट्स क्या आएंगे 1,a, और क्या आएगा मेरे पास, या फिर अभी आप दो सेट की बजाय आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि मान लो मेरे पास एक ही सेट है A, अगर मुझे A क्रॉस A ही करना है, अभी हम इस तरह से देखते हैं, तो मेरे पास जो यूनिवर्सल रिलेशन आएगा, युवा मतलब यूनिवर्सल रिलेशन को मैं लिख रहा हूं, एक तो 1,1 आ सकता है, एक 1,2 आ सकता है, एक 2,1 आ सकता है और एक 2,2 आ सकता है। यही चार ऑर्डर पेयर आएंगे 1,1, 1,2, 2,1, 2,2। क्लियर? तो ये जो चार मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ये कंप्लीट एक कॉम्बिनेशन बन गया आपके पास। इसमें देखो मेरे पास आइडेंटिटी वाले भी आ रहे हैं, उसके अलावा जो दूसरे हैं वो भी बन पा रहे हैं। तो पूरे का पूरा जिसमें आइडेंटिटी आए ना आए, दूसरे भी आने चाहिए, वो मेरे पास यूनिवर्सल रिलेशन होता है। ये चीज क्लियर है स्टूडेंट? फिर मेरे पास आता है
तो सर इसका मतलब जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो एक सबसेट है मेरे पास यूनिवर्सल रिलेशन का। हाँ बिल्कुल, आइडेंटिटी रिलेशन मेरे पास एक यूनिवर्सल रिलेशन का क्या है, सबसेट है। फिर मेरे पास नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो आती है वॉइड रिलेशन और यू कैन से नल रिलेशन। वॉइड रिलेशन और नल रिलेशन। वॉइड रिलेशन और नल रिलेशन क्या होता है, जिसमें मेरे पास कोई भी एलिमेंट कंसीडर ना कर पाए। जैसे कि मैंने ये कहा एक ए सेट है 1,3 मान लिया, मैंने ये कहा एक सेट बनाओ यानी कि एक रिलेशन बनाओ इस तरह से a कॉमा बी, ये रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन है, वेयर a माइनस बी इज इक्वल्स टू a, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a, वेयर a belongs to set A and B also belongs to set A। अब मैंने ये लिख दिया, ये एक रिलेशन लिख दिया मैंने। अब एक चीज देखने वाली है स्टूडेंट्स, मैंने कहा A कॉमा बी, ए भी इससे आएगा बी भी। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां से चेक भी करता हूं, क्या A माइनस बी 1 में से 2 को माइनस करने पर 8 आता है? नहीं आएगा। 1 में से 3 को माइनस करने पे 8 आता है? वो भी नहीं आएगा। 2 में से 1 को माइनस करने पर 8 आएगा? नहीं आएगा। 2 में से 3 को माइनस करने पर 8 आएगा? नहीं आएगा। तो मैं किसी में से कुछ भी माइनस कर लूं, मेरे पास ये रिलेशन तो सेटिस्फाई नहीं होगी, ये कंडीशन तो मेरे पास क्या होगी, वेरीफाई नहीं होगी। मैंने क्या कहा, ए और बी इसी से बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कंडीशन क्या आनी चाहिए, ए माइनस बी, यानी कि ए और बी दोनों बिलोंग करेंगे मेरे पास सेट ए से ही। ठीक है, क्या उसको माइनस करने पे क्या 8 आ पा रहा है? 8 तो मेरे पास नहीं आ पा रहा। इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरे पास रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, रिलेशन में मेरे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो कुछ होगा ही नहीं, वो नल सेट होगा, एम्प्टी होगा। इसीलिए हमने उसको क्या कहा, वॉइड एंड नल सेट। क्लियर, वॉइड एंड नल रिलेशन। अब एक और चीज याद रखना, यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट रिलेशन एवर, लार्जेस्ट रिलेशन, और जो वॉइड रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। और इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, ट्राइबल रिलेशन। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, ट्राइवियल रिलेशन। ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स कि मेरे पास ट्राइबल रिलेशन क्या होती है। अब अगर आपसे कोई पूछ लेता है ट्राइबल रिलेशन, तो आपको पता होना चाहिए। फिर मेरे पास जब ट्राइबल रिलेशन के बारे में देख लिया, तो मेरे पास आगे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि अगर मान लो मेरे पास एक सेट है ए, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मेरे पास मान लो n, एक सेट है बी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मान लो मेरे पास n। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ रिलेशंस, मुझे अगर निकालना है नंबर ऑफ रिलेशन, तो उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 2 to the power m into n, 2 to the power m into n। क्लियर, 2 to the power m into n मेरे पास क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का मेथड। हो गया क्लियर स्टूडेंट्स। अब मेरे पास नेक्स्ट जो टाइप आती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, जो अब टाइप शुरू होंगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे पास। अब आता है एक मेरे पास रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है, मान लो आपके पास एक सेट है 1, 2, 3। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह ही मैं क्या करूंगा, ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। कहता ये है, अगर आपने ए क्रॉस ए किया, यानी कि आपने क्या करा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करा, तो अगर आप यहां पे रिलेशन डिफाइन करते हैं, तो रिलेशन के अंदर आपके पास कंडीशन ये कहती है, जितने भी एलिमेंट्स, मान लो ए एलिमेंट्स मेरे पास
सेट ए से बिलोंग करता है तो हर एक का ऑर्डर्ड पेयर इस फॉर्म में होना अब जरूरी है। मैंने क्या कहा, एक सेट है ए, अगर मैं ये कहता हूं ए मेरे पास उस ए सेट से बिलोंग करता है तो उसका आइडेंटिटी या रिफ्लेक्सिव, कहने का मतलब उसका रेप्लिका होना जरूरी है रिलेशन में, तो ही मेरे पास रिफ्लेक्सिव होगा। कहने का मतलब अगर मैं ये कहता हूं कि 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, अब इससे मुझे मतलब नहीं है कि मेरे बाकी बचे हुए एलिमेंट्स आएंगे, 1, 3 आया या नहीं आया, लेकिन मुझे इससे ये चीज जरूर क्लियर हो गई कि मेरे पास 1, 1 भी आ रहा है। 1 क्योंकि इससे साथ बिलोंग करता था, मुझे पता चला जो 2 था वो भी मेरे पास क्या करता है, सेट ए से बिलोंग करता है, तो 2, 2 भी आया। मुझे पता चला मेरे पास 3 भी ए सेट से बिलोंग करता है, तो 3, 3 भी आया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब सर हमारे पास आइडेंटिटी में भी तो ऐसी था, लेकिन आइडेंटिटी में आप भूल रहे हो उन दोनों का, यानी कि 1, 2 और 2, 3 होना नहीं था, यानी कि इन दोनों को नहीं होना चाहिए था। अगर ये दोनों हो जाते तो मेरे पास आइडेंटिटी रिलेशन ना बनता, लेकिन यहाँ पे है, उसके बाद भी मेरे पास रिफ्लेक्सिव बन गया। तो कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो एक सबसेट है रिफ्लेक्सिव का, वो एक सबसेट है मेरे पास रिफ्लेक्सिव का। क्लियर? अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो कि रिफ्लेक्सिव का एक्चुअल मतलब क्या है। जैसे कि मान लो मैंने कहा एक रिलेशन बनाया R1, मैंने कहा 1, 1 अवेलेबल है, 1, 2 अवेलेबल है, 2, 3 अवेलेबल है, 3, 2 अवेलेबल है। ठीक है, या फिर मैंने अभी के लिए मान लिया कि 1, 3 अवेलेबल है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया, वो कहता है हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ अ गिवन सेट, जो सेट आपको दिया है, should have replica ordered pair। तो अगर हर एक का रेप्लिका होना जरूरी है, हर एक का रेप्लिका नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। जैसे इस केस में 2 का और 3 का रेप्लिका अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ 1, 1 का रेप्लिका अवेलेबल था, तो इसीलिए मेरे पास ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर अगर मेरे पास बात आती है सिमेट्रिक, ये भी एक नेक्स्ट टाइप है मेरे पास, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अगर मैं सिमेट्रिक रिलेशन की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो मान लो मेरे पास सेट है एक ए 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3। तो इसमें मान लो मैंने एक रिलेशन डिफाइन करा, आपको पता है रिलेशन हमेशा होगा क्रॉस प्रोडक्ट्स में से या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही। मैंने कह दिया 1, 1 आता है, 1, 2 आ रहा है और 2, 1 आ रहा है। ठीक है, यही मैंने एलिमेंट्स रखे। तो ये मेरे पास सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, ये तो मैंने एग्जांपल लिया, कहता है अगर ए और आर के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश्ड है तो बी और आर के बीच में होना भी जरूरी है। ये एक कंडीशन है, यानी कि उसका उल्टा। अब ये देखो, चाहे वो एक, आपको पता है सेट में चाहे हम एक ही बार लिखे चाहे 2 बार लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो मेरी बात को सुनिएगा, जैसे कि मैंने कहा 1, 1, तो मेरा 1, 1 से रिलेटेड है, तो ये वाला 1 पहले लिख दूं और ये वाला 1 बाद में लिख दूं, तब भी तो वही रहेगा, ये इंटरचेंजेबल है। आपको पता है एक बार लिखूं चाहे नहीं, तो ये क्या हो गया, अभी तक तो सिमेट्री की कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है।
यहां मेरे पास 1,2 आया तो इसका इंटरचेंज करूंगा तो 2,1 बनना चाहिए, जो भी अवेलेबल है मेरे पास। इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक। ऐसे, ठीक है। अगर मान लो मैंने एक रिलेशन लिया R1, मैंने कहा 1,1, 1,2, 2,1, 1,3। अब ये मेरे पास सिमेट्रिक है या नहीं वो चेक करते हैं। 1,1 तो मेरे को पता है इसका इंटरचेंज करूंगा 1,1 तो वो मार्केट में अवेलेबल है, मतलब रिलेशन में अवेलेबल है। 1,2 इसका इंटरचेंज करूंगा तो 2,1 वो भी अवेलेबल है। 2,1 का इंटरचेंज करूंगा तो 1,2 वो भी अवेलेबल है। अब इंटरचेंज करके देख लिया करो। 1,3 इसका इंटरचेंज किया तो 3,1 विच इज नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल तो नॉट सिमेट्रिक, नॉट अवेलेबल तो नॉट सिमेट्रिक। ये स्टूडेंट्स, अगर अवेलेबल होगा तो मेरे पास सिमेट्रिक होगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो वो मेरे पास सिमेट्रिक भी नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास आ गया नॉट सिमेट्रिक का केस। क्लियर। आगे की जो टाइप्स है, एक ही टाइप रह गई है हमारे पास बेसिकली, तो ट्रांजिटिव, और एक आ गया है हमारे पास फिर इक्विवेलेंस, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।